हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक, जिसमें हम एकदम अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए। कहाँ पर? लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक, एकदम हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ। ठीक, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, जिसमें हमने पहला कवर कर लिया टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, और इस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए। एक PYQ आया था, उसको भी देख लिए। ठीक, आज हम देखेंगे इमीडिएट लॉसेस को। ठीक, तो इसमें भी हमें 3 पढ़ने हैं और कुछ न्यूमेरिकल है जो कि मैं नोट करके लाया हूँ। देखिए, एक न्यूमेरिकल इधर है, एक ही नोट किया हूँ, एक और मेरे पास है। अच्छा, नोट किया हूँ, 2 न्यूमेरिकल आज कराऊंगा। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब ये यूनिट। ओके, चलिए तो देखते हैं इमीडिएट लॉसेस को। इमीडिएट मतलब अब तुरंत के तुरंत, जैसे आपने कोई जैसे स्लिप के कारण हो गया, जैसे आप टेंडन वायर को खींच रहे हैं, तो वहां आप खींच के उसको एंकरेज कर रहे हैं, तो तुरंत स्लिप की वजह से अब ये तुरंत के तुरंत लॉसेस है। ठीक, तो ये सारे देखना है। जैसे पहला मैंने लिखा है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अब ये किस में होगा? जैसे आप पोस्ट टेंशनिंग करते थे तो उसमें क्या, आप टेंडन वायर को जैसे उसमें डक्ट में डाल के आप उसको खींच रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, स्लिप की वजह से हल्का फुल्का लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो वो ये है। ठीक, तो ये किस में मेनली, आप ये बताओ एंकरेज स्लिप किस में हो गए? तो वो आप सोचोगे कि एंकरेज प्रोवाइड किया गया पोस्ट टेंशनिंग, मतलब ये केवल केवल किस में होगा? पोस्ट टेंशनिंग में। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें यही लिख लो कि इट ओनली अकर्स इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक, तो केवल केवल ये किसमें? पोस्ट टेंशनिंग वाले में होगा। प्री स्ट्रेस वाले में ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये क्यों हो रहा है? जब आप एंकरेज कर रहे हो, टेंडन वायर को कर रहे हो, तो स्लिप आ जा रहा है। जैसे मान लो ये आप ये यहाँ आप ऐसे हो। ठीक, ये आप खड़े हो, अब आपने ये टेंडन वायर को खींचा है। ओके, अब स्लिप की वजह से कुछ ना, जैसे L लेंथ तक खींचा है लेकिन स्लिप आ गया, जिससे क्या हो रहा है, इसे डेल्टा L का आपका नुकसान हो जा रहा है, मतलब उतना स्लिप की वजह से छूट गया। ठीक, अब आपके बचा कितना? इतना ही लेंथ, L माइनस डेल्टा L ही लेंथ बचा। ठीक, इतना ही आपने खींचा। ओके, तो यही कह रहा है। समझ में आया ना? चलो, तो ये लिख सकते हो आगे कि क्यों क्या हो रहा है इसमें। ड्यू टू स्लीपेज, डबल पी रहेगा क्या? चलो, डबल, ड्यू टू स्लीपेज ऑफ टेंडन। ठीक, तो ड्यू टू स्लीपेज ऑफ टेंडन ड्यूरिंग द एंकरेज प्रोसेस। ठीक, तो एंकरेज प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, स्लीपेज अगर आ जाए तो वहाँ क्या होगा, देयर शुड बी शुड देयर शुड बी रिडक्शन किसमें? इन इलोंगेशन ऑफ स्टील। इन इलोंगेशन ऑफ स्टील बोल दो या टेंडन बोल लो, एक ही बात है। ठीक, ऑफ स्टील में। हेंस हेंस देयर विल बी लॉस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, तो वहाँ आपको लॉस देखने मिलेगा। ठीक, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्लीपलेस की वजह से जब आप टेंडनिंग कर रहे हो एंकरेज प्रोसेस से, तो वहाँ पर क्या रिडक्शन आपको देखने जो आप टेंडन प्रोवाइड किए या स्टील बार प्रोवाइड किए या इलोंगेट किए गए थे। ठीक, तो वहाँ हम बोल सकते हैं देयर विल बी लॉसेस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, आप बोल सकते हो रिडक्शन कितना हुआ, ऐसे ये भी लिख लो कि रिडक्शन इन द स्टील ड्यू टू स्लीपेज। ये कितना हो सकता है? आप बोलोगे मान लो हमारा L लेंथ था तो डेल्टा L स्लिप कर गया। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉसेस कैसे निकाल सकते हो। ऐसे जो अब तक फॉर्मूला पढ़ता है वही है, बस यहाँ स्ट्रेन में स्लिप लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख लो लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, जिसे हम डेल्टा सिग्मा से दिखाते हैं। डेल्टा सिग्मा। ठीक, ऊपर दिखा रहे थे ना, ऐसे कुछ ट्रायंगल था।
तो डेल्टा सिग्मा इक्वल टू क्या, बस यहाँ एफ साइलेंट लगाते थे। अब यहाँ जो आप तो सारी चीजें लगाते आए, बस यहीं क्या लगा देना, स्लिप। ठीक, ऐसे स्लिप लिख देना इनटू में, उसके बाद क्या था, ई एस। बस यही फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं रहेगा। ठीक, बस यहाँ स्ट्रेन के स्थान पे क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे लिख दो कि वेयर वेयर एफ साइलेंट स्लिप इक्वल टू क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये मान के चलना। ठीक, समझ में आ रहा ना कि हम अब पूरा लेंथ ये मान के, मतलब पूरा लेंथ हमने एल तक ऐसे खींचा था। ये आप खड़े हो यहाँ, मान लो ऐसे आपने इसको खींचा था एल लेंथ तक, लेकिन अब क्या स्लिप आ गया, मतलब डेल्टा एल का ऐसे स्लीपेज आ गया किसी कारण से, तब अब ये आपका कहलाता है रेशियो। जैसे आप लोगों ने निकाला होगा ये रेशियो स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो इस तरह हम पहला छोटा सा निकाल सकते हैं इमीडिएट लॉस। ठीक, अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, चलो कर लेते हैं। ठीक, सेम इसी पे है। अब इस पे दो न्यूमेरिकल बन रहा है, मैं एक करा दूंगा, एक अपने थ्रू, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए तो देखो क्या कह दिया है, लिखा है अ कंक्रीट बीम इज पोस्ट टेंशन किया गया है बाय अ केबल कैरिंग अ प्री स्ट्रेस, मतलब सिग्मा की वैल्यू वो इतना कैरी कर रहा है, कितना, ऐसे लिख लो सिग्मा मतलब इनिशियल स्ट्रेस दिया है, ये कितना कैरी कर रहा है, 900 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना कैरी कर रहा है एट द जैकिंग एंड पे। ओके, द स्लिप वाज ऑब्जर्व टू बी 8 mm। अब यहाँ स्लिप आपको दे दिया, मतलब डेल्टा एल यहाँ देखने को मिल रहा है, स्लिप जो हो रहा है वो 8 mm ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, पूछ रहा है फाइंड द लॉसेस ऑफ द स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप की वजह से। ठीक, अगर लेंथ ऑफ बीम इतना हो, मतलब L1 ये दिया है, और अगर एक बार L2 ये मान लो, मतलब दोनों कंडीशन में कि अगर लेंथ ऑफ मतलब पूरी बीम की लेंथ इतनी हो तब बताओ, और पूरी बीम की लेंथ ये हो तब बताओ, मतलब दो क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो हमें परसेंटेज लॉस बताना है, तो पहले लॉस निकाल लो। ठीक, तो पहला कंडीशन लेके चल रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट, कि अगर आपकी बीम का लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ बीम, इफ द लेंथ ऑफ बीम हम कितना ले लें, एल बराबर 20 मीटर, ये लेके चल रहे हैं। ठीक, तब आप लोग बताओ परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या बताया, मतलब परसेंटेज नहीं, पहले लॉस का फॉर्मूला क्या बताया, तो आप लोग बोलेंगे डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एफ साइलेंट स्लिप इंटू ई एस, ये ई एस। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला अभी पीछे जस्ट पढ़ाया ना। चलो अच्छा, तो यहाँ ये आपका देखो, और ई एस की वैल्यू यहाँ ऊपर दी है, देखो दिख रहा है ना, ये साइन मैंने नहीं बताया, यहाँ दिया 210 किलो न्यूटन। ठीक, अब यहाँ एफ साइलेंट स्लिप का क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई एस, ये हो जाएगा। तो डेल्टा एल मालूम है, एल मालूम है, सब चीजें मालूम है, तो डेल्टा एल कितना है, 8 mm, यहाँ रख दो 8 mm, और एल की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, तो 20 मीटर को आप mm में बदल लेना, तो 2 इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और ई एस की वैल्यू 210 किलो न्यूटन पर mm दिया है, तो 210 अब इसे न्यूटन में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ये इससे कट गया, 1 10 बचा, तो यहाँ इससे भी काट दो। ओके, यहाँ 2 चौक 8, तो कितना बचा, 21 चौके 4 करीब 4 4 दूनी 8, तो मतलब डेल्टा सिग्मा बराबर आ गया इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसी को दिक्कत, ये आपने स्लिप की वजह से जो लॉस हो रहा था वो निकाल लिया। ठीक, एकदम सिंपल था। ओके, देखो बिना कैलसिंग मैंने कर दिया। अभी आपको निकालना क्या था, परसेंटेज लॉस, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था परसेंटेज लॉसेस बराबर, परसेंटेज लॉसेस बराबर क्या, डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 100, ये मैंने बताया था। ठीक, तो आप लोग बताओ डेल्टा सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, आप बोलेंगे 84, और सिग्मा मतलब इनिशियल स्ट्रेस कितना था, तो आप बोलेंगे 900, तो यहाँ रख दो 900 इंटू में क्या 100, तो ये आपका आ गया परसेंटेज लॉस। एक सेकेंड, तो यहाँ सॉल्व करोगे 84 डिवाइडेड बाई 900, ठीक, कितना आ गया इतना, इंटू में 100 कर देना, तो यहाँ लॉसेस परसेंटेज कितना है 9.33, दिख रहा है ना। चलो, तो यहाँ से आ गया 9.33%। चलो बढ़िया, अब आप लोग का काम है केस सेकंड्स खुद सॉल्व करिएगा। केस नंबर 2 ये आप लोग के लिए रख रहा हूँ कि अगर आपका लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ बीम, इफ द लेंथ ऑफ बीम कितना दिया हो, L = 5 मीटर।
अब सबके जवाब आने चाहिए कमेंट में कि डेल्टा सिग्मा कितना आया और परसेंटेज लॉस। देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर पाते हो। ठीक, तो इन दोनों का आंसर जरूर कमेंट में देना। देखता हूँ कितने लोग का जवाब आ जाएगा। ठीक, पहला क्लियर ना। चल अब सेकंड पे बढ़ते हैं। पहला तो बहुत ईजी था, अब सेकंड में देखो, सेकंड भी कोई टफ नहीं है। ठीक, सेकंड हमारा लिखवाया था ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से। देख लेते हैं। ठीक, तो लिख लो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझा रहा हूँ। ठीक, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ये आपका सेकंड। मैंने वहाँ शायद शॉर्ट में लिखवाया था, कैसे लिखवाया था देखो, ये एक सेकंड, देखो इधर उधर थोड़ा हो गया। पहला मैंने लिखा था इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक, और ये एंकरेज स्लिप हमने देख लिया। अभी फ्रिक्शन वाला देखते हैं। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। ठीक, चलो फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ हमारा सेकंड खत्म हुआ। क्या? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब इसमें दोनों होता है, पोस्ट टेंशनिंग से और प्री टेंशनिंग से, दोनों। ठीक, तो पहला हम देखने जा रहे हैं प्री टेंशनिंग कंडीशन होता, प्री टेंशनिंग। अब पहले समझो इलास्टिक शॉर्टनिंग होता क्या है। एक सेकेंड देखो, अब इलास्टिक शॉर्टनिंग का मतलब यही होता है, जैसे हम प्री स्ट्रेस कर रहे थे ना। देखो ये आपकी कोई मतलब बीम थी, कैसे कर रहे थे, पूरा प्रोसीजर याद है। देखो ऐसे ना कर रहे थे प्री स्ट्रेस में, ये मैंने कोई कंक्रीट ऐसे सरिया पहले डाल दिया जाता था उसमें। ठीक, उसके बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती थी ऐसे, मतलब पूरे सरिये को इसमें प्लेस करके चाहे जहाँ एक डिस्टेंस पे ऐसे रख दिया जाता था। ठीक, अब यहाँ अबैटमेंट लगे हुए थे, उसके बाद उस अबैटमेंट की सहायता से क्या, उसको टेंशन कर दिया जाता था वहाँ किनारे। ठीक, कई मेथड होते हैं, उसके थ्रू हम टेंशन कर देते थे। ठीक, इतना तो सबको मालूम था। सपोर्ट दिखा दो इसको। तो जब टेंशन करते थे उसके बाद कुछ 28 दिनों के बाद यहाँ से वायर हम कट कर देते थे। जब कट कर देते थे उसके बाद हमें मालूम चला कि ये अंदर से ऐसे अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती थी। ठीक, ऐसे कुछ इस तरह, ये ऐसे ऐसे कुछ अंदर की तरफ ये ऐसे प्रेशर लगाती थी ना। ऐसे लिख लो कि क्या लगाती थी ये, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक, ये लगाती थी। आप बोलेंगे हाँ, ये पूरी लेंथ मान लो, ये लेंथ ऑफ पूरा बीम था। ठीक, एल मान ले रहे हैं। ठीक, और ये ऐसे ई सेंट्रिसिटी पे लगा हुआ, न्यूट्रल एक्सिस से मानो, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस थी, यहाँ से ई सेंट्रिसिटी दूरी पे लगी थी, ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक, तो ये पूरी कंडीशन हमारी प्री स्ट्रेस की थी। अब आप लोग बताओ, जब किसी चीज में ऐसे अंदर से, जैसे अचानक से कोई ऐसे फ्रीली है, अब अंदर से अचानक से आपने टेंडन वायर काटे, तो अचानक से अंदर से ऐसे प्रेशर लगा रहे, तो क्या कुछ ना कुछ इसमें मतलब जो कंक्रीट है वो ऐसे सिकुड़ेगा कि नहीं? आप बोलेंगे जरूर। ऐसे जैसे आप देखो खूब जोर से आप इस पे लोड लगा रहे हैं, जब ये हल्का सा अंदर सा सिकुड़ेगा तो वहां लॉस थोड़ा देखने को मिलेगा कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जरूर। ठीक, ये जैसे अंदर की तरफ जा नहीं रहा, जैसे कोई पेज दिखाऊं मैं, एक सेकेंड देखिए, जैसे यही मान लो अब ऐसे है, अब मैंने क्या किया, लोड लगाया, तो अंदर से ऐसे मुड़ेगा तो थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिलेगा कि नहीं? ठीक, तो वही यहाँ कहने का मतलब है। ठीक, क्लियर ना? चलो समझ में आया होगा। ओके, अभी हम पोस्ट टेंशनिंग भी देखेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट इसमें भी लॉस हम निकाल सकते हैं ऐसे, यही इसका मतलब ही है। ठीक, चलो तो यहाँ लिखते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील। ठीक, कैसे? सेम वही फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। क्या? एफ साइलेंट। अब यहाँ बस वही इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक, ऐसे शॉर्ट में लिख दो इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक, तो एफ साइलेंट इंटू इलास्टिक शॉर्टनिंग और मल्टीप्लाई बाई ई एस, यही फॉर्मूला रहेगा। बस क्या बदल जाएगा, ये निकालने का तरीका। अब यहाँ इसको निकालने देखो, हुक्स लॉ लगता है। कैसे? आपको पता है हुक्स लॉ से तो ये भी निकला है। तो आप बोलेंगे हुक्स लॉ बराबर, मैंने पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, ऐसे फिर स्ट्रेस को सॉल्व करते थे, ये आ जाता ई एस इंटू स्ट्रेन। तो मुझे स्ट्रेन चाहिए, तो आप लोग बताओ स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सिग्मा बाई ई एस। सिग्मा क्या है?
वही फोर्स आपका कौन सा, स्ट्रेस आप बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम स्ट्रेस लेते हैं इस कंप्रेसिव साइड, नीचे में कंप्रेशन की वजह से, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ सी से। ठीक, मतलब इस सिग्मा को हम एफ सी लिखेंगे। ओके, और यहाँ डिवाइडेड बाई ये आप इलास्टिक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील लिया ना, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लेके चलते हैं बस। ठीक, तो यहाँ बस रख देना एफ साइलेंट के स्थान पे क्या रख देना, ये एफ सी अपॉन ई सी। ठीक, समझ में आया ना, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लेके चलते हैं, बस यही अंतर आ जाता है। इनटू में ई एस ले लेना। ठीक, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ई एस बाई ई सी करते हैं, जैसे एफ सी इक्वल टू ई एस बाई ई सी। अब ये आर सी सी का पार्ट आ गया। ई एस बाई ई सी क्या होता है, आप बोलेंगे मॉडुलर रेशियो, पीछे मैंने एक बार बताया था। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, एम इक्वल टू क्या होता है, ई एस बाई ई सी। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो एफ सी इंटू एम, क्या हो गया, ये लॉसेस डेल्टा सिग्मा का फॉर्मूला। क्लियर है ना, कितना इजी है, ये आप मार्क कर लो, यही आपका हो गया। ठीक, चलो तो यहाँ लिखना चाहो लिख लो कि m बराबर क्या है आपका, मॉडुलर रेशियो। ठीक, ये आपका m हो गया। और एफ सी क्या होता है, ये भी लिख लो कि ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस, ओहो, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, एट द लेवल ऑफ टेंडन। ठीक, तो जहां टेंडन प्रोवाइड किए हो, जैसे यहीं टेंडन प्रोवाइड किए हो ना, तो यहाँ पर जो लॉस आ रहा है उसकी वजह से। ठीक, तो ये पहला केस हो गया, जब आप प्री टेंशनिंग करते हो तो उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेस। ठीक, पहला क्लियर। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, जब पोस्ट टेंशनिंग करते हो, केस नंबर 2, पोस्ट टेंशनिंग। अब इसमें भी काफ़ी फिगर मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक, पोस्ट टेंशनिंग, चलो साथ में ही बना रहा हूँ फिगर, समझते जाओ एक एक करके। ठीक, तो पोस्ट टेंशन में देखो, पहला कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि अगर आप क्या करें, कंक्रीट बीम में एक टेंडन वायर को, जैसे देखो पूरा बना दो बीम पहले, ये आप पहले उसमें क्या करते, कंक्रीटिंग करके डक्ट प्रोवाइड कर देते थे। हाँ, यही करते थे, याद है ना सबको, पोस्ट टेंशनिंग में यही होता था। आप बोलेंगे हाँ, चलो तो ये मैंने एक कंक्रीट ली और उसमें एक डक्ट प्रोवाइड कर दिया, और डक्ट प्रोवाइड करने के बाद क्या करते हैं हम, उसमें ऐसे स्टील के या टेंडन के वायर्स डाल के, उसके बाद यहाँ एंकरेज के थ्रू, ऐसे एंकरेज मान लो यहाँ एंकरेज के थ्रू यहाँ ऐसे कसते थे, यही करते थे ना, ऐसे एंकरिंग करते थे, मतलब कसते थे। बहुत सारे मेथड थे, हमने मेथड भी पढ़े, ऐसे बोल लो यहाँ एंकरिंग या बोल लो जैकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इस टेंडन वायर को टेंशन करते थे। ठीक, तो यहाँ ध्यान दो, जब भी आपका केवल एक, आपकी पूरी बीम में एक ही टेंडन वायर हो और एक को टेंशन कर रहे हो, तब वहां कोई आपको लॉसेस नहीं देखने मिले। यहाँ लिख लो, यहाँ से शॉर्ट में अभी पूरा डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ कि पहले कंडीशन कि अगर आपका ओनली वन टेंडन हो, अगर आपका केवल ओनली वन टेंडन हो, तो वहां कोई आपका लॉस नहीं देखा, नो प्री स्ट्रेस लॉस, नो प्री स्ट्रेस लॉस, तो वहां कोई आपका प्री स्ट्रेस लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ थ्योरी में पूरा लिख दे रहा हूं कि अगर आपका इफ देयर इज ओनली वन टेंडन, ठीक, अगर केवल क्या उसमें एक ही टेंडन है, देन इन पोस्ट टेंशनिंग बीम there will be no losses। ठीक, नो लॉसेस किसकी वजह से, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक, तो वहां आपको कोई लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा इलास्टिक शॉर्टनिंग। क्यों, क्योंकि हम डक्ट प्रोवाइड करके बाद में ये काम करते हैं ना, लेकिन इसमें क्या आप उसके साथ ही करते हो, यहाँ पहले से आपका ये सरिया प्रोवाइड कर देते हो इसलिए। ठीक, तो इसमें यहाँ हम बाद में करते हैं, डक्ट प्रोवाइड करके तब खींचते हैं, तो यहाँ कोई कंक्रीट बाद में इधर उधर नहीं होता। ठीक, तो इसलिए यहाँ बोलते हैं हमें कोई लॉसेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये पहली कंडीशन लियो जब केवल एक ही टेंडन प्रोवाइड किया गया हो। ओके, लेकिन सेकेंड केस देखो, अगर आप मल्टी टेंडन प्रोवाइड किए गए हो, जैसे देखो बी कंडीशन ले रहा हूँ, अब मैं पहले फिगर बना दूं, देखो
जैसे मान लो ये आपका कोई बीम था, अब ऐसा नहीं एक ही टेंडन वायर प्रोवाइड किए जाते, काफ़ी टेंडन वायर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा आपका मतलब लोड कैरी करवाना है। जैसे ये मैंने एक बड़ा सा बीम बना दिया, ये रहा आपका बीम। ठीक, अब इसमें मैंने 3-4 प्रोवाइड करा देना। चलो ये मल्टी टेंडन वायर है, जैसे एक यहाँ लगा दिया। अब ये डक्ट बना के मतलब वायर लगा दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ डक्ट नहीं दिखा रहा आपको, ये एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ लगा दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इन इन सबको एक साथ ही ऐसे खींच रहा हूँ। जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पर यहाँ जैकिंग लगाई और एक साथ देखो, ये एंकरिंग बोल दो या जैकिंग बोल दो, हमने कर दी ऐसे। ठीक, ऐसे इधर ही कर दे रहा हूँ। फिगर आप लोग सही बनाइएगा। और ठीक, तो ये हमने कर दिया, देखो छोटा बड़ा बन गया। ऐसे मैंने एंकरिंग कर दिया और क्या कर रहा हूँ, दोनों को दोनों तरफ से एक साथ खींच रहा हूँ सबको, मतलब एंकरिंग करके अब सबको ऐसे एक साथ, जैसे यहाँ ऐसे एक बराबर ला के ऐसे मान लो। अब इनको खींच रहा हूँ ऐसे, इधर भी ये ऐसे मतलब जोड़ देना एक साथ और तब लाकर मतलब एक साथ सबको खींच रहा हूँ, तभी भी यहाँ कोई लॉस नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी कंडीशन। लेकिन अगर अब यही मल्टी टेंडन वायर रहेगा और एक एक करके खींचोगे तब देखने को मिलता है लॉसेस। ठीक, अभी उसी कंडीशन हमारा बन गया। ठीक, तो यह सेकंड कंडीशन समझ में आया ना, कि अगर हमारे मल्टी टेंडन है, मतलब मल्टी टेंडन है और उनको टेंशन कर रहे हो, तब वहां पर एक साथ अगर टेंशन कर रहे हो तो वहां कोई लॉसेस नहीं देखने को मिलता है। ये भी यहाँ लिख लो। बी कंडीशन क्या, ऐसे बी कंडीशन लिख लो कि अगर आपका मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल टेंडन आप क्या कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, मल्टीपल टेंडन टेंशन टूगेदर। ठीक, आप एक साथ बहुत सारे टेंडन वायर को टेंशन कर रहे हो, तब बोल सकते हो कि वहां भी हमारा नो लॉस, ऐसे नो प्री स्ट्रेस लॉस, नो प्री स्ट्रेस लॉस होगा। ठीक, मतलब वहां कोई आपका प्री स्ट्रेस लॉस नहीं होगा। पूरी थ्योरी लिखवा दे चलो। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ से लिखते हैं कि अगर आपका इफ देयर आर मल्टीपल टेंडन है, अगर वहाँ पर मल्टीपल टेंडन है और क्या करो, एंड ऑल द ऐसे ऑल आर टेंशन कैसे साइमल्टेनियसली, मतलब इसका एक साथ होता है। ठीक, साइमल्टेनियसली। ठीक, तब क्या होगा, देन नो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू ऐसे लिखो, प्री स्ट्रेस अकर किसकी वजह से, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। समझ में आया ना। सेकंड केस क्या लिखा कि इफ द मल्टीपल टेंडन, मतलब वहां कई सारे टेंडन वायर प्रोवाइड किए गए, तो हम बोल सकते हैं ऑल आर द टेंडन मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ खींच रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, देन हम बोल सकते हैं नो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, तो वहां कोई आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, सेकेंड केस भी बहुत ईजी था। आप थर्ड केस देखो, थर्ड केस में आपका लॉस देखने को मिले जाएगा। देखो सी केस लेके चल रहे हैं कि अगर हम एक एक करके, जैसे यहाँ मैं फिगर पहले बना दूं, देखो अब यहाँ निकालना भी पड़ेगा आपको लॉस। ये मेरा मान लो टेंडन मतलब बीम थी, ऐसे आपका बीम थी। अब हम मल्टी वायर भी प्रोवाइड कर, मतलब मल्टी टेंडन वायर प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, मैं मल्टी बोल दे रहा हूँ, मल्टीपल ही बोलना। ठीक, चलो तो ये आपका कोई बीम हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, आपने एक टेंडन वायर यहाँ प्रोवाइड किया, दूसरा टेंडन वायर यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तीसरा यहाँ प्रोवाइड कर दिया, एक और यहाँ प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक, टोटल कितने, 2 4 वायर प्रोवाइड कर दिए। चलो कोई ना, अब इसमें क्या कर रहे हो, एक एक को टेंशन कर रहे हो। मान लो
ये यहाँ अकेले मतलब सबको एक, यहाँ आपने एंकरेज सिस्टम लगाया, उसके बाद इसको खींच रहे हो, चलो इसे सब एक, फिर यहाँ लगाया, इसको अलग से खींच रहे हो, इसको अलग से खींच रहे हो, इसको ऐसे मतलब सबको ऐसे अलग से खींच रहे हो, सबका एंकरेज सिस्टम जैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक, मतलब एक एक करके कैसे, इसको ऐसे फोर्स लगाया इधर से, इसको खींचे, ठीक, फिर इसको लगाए फोर्स, इसको खींचे, इसको फोर्स लगाए, इसको खींचे। ठीक, तो ऐसा जब करोगे, अलग अलग से करोगे, तब वहां आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। अब कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला है जो पीछे पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ लिख लो पहले थ्योरी कि इफ देयर आर इफ देयर आर क्या, इफ देयर आर मल्टीपल टेंडन, ठीक, अगर वहाँ क्या मल्टीपल टेंडन है, एंड and the tensioning is and the tensioning is done, कैसे, 1/1, ठीक, क्या लिखो, टेंशनिंग इज डन 1/1, ठीक, 1/1, तब हम बोल सकते हैं देन देयर विल बी ऐसे बोलोगे, देन देयर विल बी लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि हमें वहाँ इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेस देखने को मिलेगा। ठीक, समझ में आया ना कि अगर आप मल्टी टेंडन वायर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब मल्टी टेंडन वायर, और उनको टेंशन कर रहे हो एक एक करके, ठीक, तब हम बोल सकते हैं देन देयर विल बी लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग विल बी ऑब्जर्व। ठीक, तब वहाँ आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेस देखने को मिलेगा। अब ये लॉसेस कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये आपका पहला टेंडन वायर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। ठीक, अब आप जब पहले को टेंशन करते हो तो आपका दूसरे तीसरे चौथे की वजह से लॉस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ देखो लॉसेस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। ठीक, तो ऐसे निकाल लो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक, कैसे निकालोगे, जैसे मैं पहले टेंडन वायर, यह आपका मतलब पहला टेंडन वायर है, इसे निकालना है, फर्स्ट टेंडन मतलब इसमें अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलो पहला निकालते हैं, मतलब फर्स्ट टेंडन का हम क्या लॉस निकालते हैं, ऐसे डेल्टा सिग्मा लिख दो। ठीक, तो सेम फॉर्मूला जो पीछे यहाँ प्री स्ट्रेस का था वही फॉर्मूला था, क्या देखो क्या फॉर्मूला निकाला था, एम इंटू एफ सी, मतलब एफ सी इंटू एम, यही निकाला था ना, तो इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा, क्या, एम इंटू एफ सी, यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक, बस यहाँ चेंज क्या है, यहाँ एम बराबर, अब यहाँ जो आपका जैसे एफ सी क्या था, स्ट्रेस फोर्सेस, देखो क्या लिखा था, एफ सी बराबर स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, इसकी वजह से तो यहाँ पर स्ट्रेस जो आएगा, ये जब पहला आप टेंडन वायर को स्ट्रेस करोगे तो इसका इम्पैक्ट, इसका इन तीनों का इम्पैक्ट आएगा। मतलब यहाँ एफ सी बराबर लिखोगे एम इंटू आप सेकेंड और थर्ड, मतलब P2 प्लस P3 प्लस P4, इन तीनों के फोर्सेस का भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, और डिवाइडेड बाई कर देना एरिया AS से। ठीक, मतलब एरिया ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग AS से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, जैसे पढ़े हो ना स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वही कर रहे हैं, बस फोर्स का इम्पैक्ट यहाँ भी इसकी वजह से, मतलब यहाँ आप बोल सकते हो कि जब आप पहला टेंडन वायर खींच रहे हो तो यहाँ पर लॉस आपका पहले यहाँ दूसरे की वजह से, मतलब डेल्टा 2 की वजह से मान लो इतना, फिर डेल्टा 3 की वजह से और डेल्टा 4 की वजह से, इन दोनों की वजह से भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे आप जब अब इसको खींच चुके, अब आप इस पे आए, मतलब पहला तो आपने खींच लिया, टेंशन कर दिया, अब सेकंड पे जब आओगे तो ये थर्ड और फोर्थ की वजह से लॉस देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर डेल्टा 3 और डेल्टा 4 की वजह से देखने को मिलेगा। ऐसे आप थर्ड पे आओगे तो थर्ड पे बचा कौन, अब बस फोर्थ, तो यहाँ डेल्टा 4 का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ फोर्थ पे आओगे तो कोई नीचे नहीं बचा, अगर और होता तो और पड़ता, तो यहाँ पर बस यहाँ आ जाएगा, मतलब फोर्थ पे कोई लॉस नहीं, जैसे पहले था वैसे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ऐसे आओगे, जब सेकंड टेंडन पे जाओगे, सेकंड टेंडन पे, तो यहाँ पर डेल्टा सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सेम वही एम इंटू ऐसे एम इंटू एफ सी, यही रहेगा। तो यहाँ बस एम इंटू एफ सी बराबर, अब यहाँ हो जाएगा बस कौन सा फोर्स, अब दूसरे पे आ गए तो तीसरा और चौथा का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो मतलब P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाई एरिया AS,
ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पे आओगे जब, देखो थर्ड टेंशन पे, ओहो टेंडन लिखना, थर्ड टेंडन डेल्टा सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ बोलोगे m इंटू एफ सी, और यहाँ m इंटू, अब यहाँ एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, तो आप थर्ड, यहाँ थर्ड टेंडन पे पहुंच गए तो आप बोलेंगे सिर्फ फोर्थ का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ बोल देंगे P4/AS। ठीक, इस तरह निकालेंगे। अब आप चौथे वायर को जब टेंशन करोगे तो वहाँ कोई आपको नहीं, मतलब जब आप फोर्थ टेंडन पे आओगे, फोर्थ टेंडन पे, तो वहाँ पर डेल्टा सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू एफ सी बराबर 0। ठीक, तो फोर्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर ना। अब फोर्थ वाली कंडीशन वही बन गई, जैसे नीचे एकदम पहुंच गए तो एकदम पहली कंडीशन ये कंडीशन बन गई, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई आपका लॉस नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ 0 हो जाता है। ठीक, क्लियर ना। चलो, तो समझ में आया ना। सेकंड वाला, सेकंड थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले इसमें प्री टेंशन, हाँ प्री स्ट्रेस और पोस्ट टेंशन दोनों देखना पड़ा। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट पे। लास्ट आपका सी क्या था, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक, मतलब घर्षण की वजह से इसका लॉस होता है। ठीक, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस किसकी वजह से, टू फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन की वजह से देखते हैं। अब यहाँ देखो फ्रिक्शन क्या, कि जैसे आप, चलो एक फिगर बना रहा हूं, ये मान लो आपका टेंडन वायर। अब इस पे देखो दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ आपको ऐसा पड़ेगा, चलो आ जाएगा ये भी। ये मान लो आपका कोई कंक्रीट का बीम था। ठीक, अब यहाँ भी हम पहले देखो, ये भी सिर्फ केवल लिख लो यहाँ, ये जो फ्रिक्शन होता है केवल आपके पोस्ट टेंशन, प्री स्ट्रेस में नहीं आकर होता है ये भी। ठीक, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये लिख लो, दिस लॉस ओनली अकर्स इन पोस्ट टेंशनिंग। ठीक, केवल ये किसमें, पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट में अकर होगा। ठीक, मतलब ये प्री स्ट्रेस में नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब देखो कैसे होता है, ये मान लिया हमारा बीम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब पोस्ट टेंशन में क्या करते थे, पहले आप डक्ट प्रोवाइड करते थे, फिर उसमें हम टेंशन करते थे। अब डक्ट कैसा भी हो सकता था आपका, सीधा भी ऐसे लीनियर भी हो सकता था, पैराबोलिक भी हो सकता था। ठीक, तो हम चलो ऐसा डक्ट प्रोवाइड करते हैं, हल्का कर्वेचर दे रहे हैं, चलो ऐसा कुछ इसमें डक्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये कुछ रहा, बड़ा सा दिखा रहा हूँ जिससे विजुअल रहे, इतना बड़ा डक्ट में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो ये आपका डक्ट हो गया। अब इस डक्ट में क्या करते हैं हम, टेंशन वायर को ऐसे अंदर इधर इंसर्ट कर दिए, ये रहा टेंशन वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम फोर्स लगाते हैं, ऐसे मान लो इधर पी एक्स नहीं पी नॉट मान लो, इधर भी पी नॉट, ऐसे हम फोर्स को लगा रहे हैं, इधर दोनों साइड में टेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे घर्षण तो होगा, इसकी वजह से लॉस देखने को मिलता है। अब ये लॉस जो होता है ये दो कारण से, एक तो जितना अधिक लेंथ रहेगा उसका प्रभाव डालेगा, और एक अगर कुछ ना कुछ कर्वेचर रहेगा उसकी वजह से। अब चाहे सीधा रहेगा तब भी यहाँ जब खींचोगे तो कुछ ना कुछ कर्वेचर की वजह से यहाँ प्रभाव आता है। तो जो आपका फ्रिक्शन होता है ये दो कारण से आता है। एक आपका लेंथ इफेक्ट, कितना लेंथ है इस पे कारण इफेक्ट आता है, दूसरा कर्वेचर इफेक्ट इसके कारण आपका आता है। ठीक, चलो तो यहाँ लिखो कि ये जो लॉस होता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप, या टू इम्पैक्ट इफेक्ट बोल दो, चलो मैं टू टाइप ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, कौन कौन सा, पहला आप बोल सकते हैं कि आपका लेंथ का इफेक्ट आता है, पहला कौन सा, लेंथ इफेक्ट, और दूसरा क्या आता है, कर्वेचर इफेक्ट, बी आपका आता है कर्वेचर इफेक्ट। ठीक, इनकी वजह से, ठीक, कर्वेचर इफेक्ट इसके कारण आता है। ठीक, अब एक एक करके निकालते हैं। तो लेंथ इफेक्ट का फॉर्मूला है, देखो क्या, पी एक्स बराबर पी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के इंटू एक्स। अब सब टर्म क्या है अभी सबको लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका आ गया लेंथ इफेक्ट की वजह से। ठीक, ऐसे आपका कर्वेचर इफेक्ट की वजह से इसमें भी पी एक्स बराबर पी नॉट इंटू ई और माइनस में म्यू अल्फा।
ठीक, अब एक चीज बताइए, यहाँ ई बराबर क्या है, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे क्या, इसेंट्रिसिटी, लेकिन ये इसेंट्रिसिटी मत समझिएगा। ठीक, चलो अब एक एक टर्म लिख दो, सब क्या है, देखो यहाँ पी एक्स जो लिखा है, पी एक्स होता है प्री स्ट्रेस फोर्स, प्री स्ट्रेस जो फोर्स है, फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ एक्स, एनी सेक्शन किस पे, किसी भी एक्स सेक्शन, मतलब किसी एक्स सेक्शन पे हम देख रहे हैं तो उस पे जो प्री स्ट्रेस फोर्स आ रहा है वो हम देख रहे हैं, उसे पी एक्स से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पी नॉट तो मैंने दिखा दिया क्या है, पी नॉट हमारा है इनिशियल, इनिशियल जो आप प्री प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हो वो आपका होता है पी नॉट। ठीक, अब यहाँ ई क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, तो ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है, सबने पढ़ा होगा ई इक्वल टू ऐसे घात जिसका मान 2 पॉइंट कुछ ऐसे करके आता है, जब आप लोग क्या ये पढ़े होंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो वहां जरूर ये देखा होगा ई। ठीक, क्लियर, यहाँ ई इसेंट्रिसिटी मत समझिएगा। ठीक, अब बात आई ई से खत्म करके के क्या है, तो लिखो कि आपका होता है, इसे वॉवेल बोलते हो या लेंथ बोला जाता है। ठीक, ऐसे लिख दो वॉवेल, या आप बोल सकते हो लेंथ करेक्शन फैक्टर। ठीक, लेंथ करेक्शन फैक्टर है। ठीक, समझ में आया ना, इसे वॉवेल भी कहीं लिखा रहता है, या बोल सकते हो लेंथ करेक्शन फैक्टर। ठीक, ऐसे वॉवेल करेक्शन फैक्टर या लेंथ करेक्शन फैक्टर, इन दोनों में से कोई होता है। इसकी वैल्यू होती है जनरली, ऐसे लिख लो जनरली, ओहो जनरली सही है, जनरली इसकी जो वैल्यू होती है देख लेना स्पेलिंग, तो के की वैल्यू होती है कितनी होती है, 15 इंटू 10⁻⁻4 से लेकर 50 इंटू 10⁻⁻4 तक होती है, और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका के का मान होता है, मतलब 15 इंटू 10⁻4 से लेकर 15 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, इतना इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक, उसके बाद क्या बचा आपका के, वो सॉरी के तो हो गया। अब एक्स क्या है, एक्स कोई डिस्टेंस है, जो आप मतलब कोई ऐसे डिस्टेंस देख रहे हैं कट करके, तो वही आपका होता है, लिख लो ये क्या होता है, एट एनी डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे आप लॉसेस देख रहे हो वही होता है एट एनी डिस्टेंस। लॉसेस जो होता है, ऐसे बोले लॉसेस आर जो एकदम मैक्सिमम होती है, वो हम कट करके ऐसे देखते हैं, तो वो आपका कोई डिस्टेंस होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ आएंगे तो म्यू और अल्फा दो चीज है, तो म्यू क्या होता है, ये एक प्रकार का कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, और अल्फा क्या है, अल्फा आपने पढ़ा है, ग्रेडियंट पढ़ा है, ऐसे दो एंगल के बीच ऐसे निकालते थे ग्रेडियंट, जब वहाँ आप सर्वे में पढ़े होंगे, तो वही होता है। यहाँ भी कर्वेचर आ, कर्वेचर की वजह से एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो यहाँ बोलेंगे चेंज इन ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट, ये आपका अल्फा होता है। ठीक, ओके, तो सब टर्म समझ में आ गए कौन सा क्या टर्म है। अब यहाँ लॉसेस देखो, ये लॉसेस नहीं हुए, अब लॉसेस क्या होता है, जो आपका इनिशियल स्ट्रेस लगा और उसके कारण जो लॉस आया, मतलब फाइनली यहाँ ऐसे लिख लो कि फाइनली जो लॉसेस होगा, लॉसेस ऑफ क्या, प्री स्ट्रेस, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वजह से हम लॉस देख रहे हैं, तो यहाँ निकालेंगे ऐसे डेल्टा सिग्मा ही बोल दिया, पीएल ही बोल दे रहा हूँ। ठीक, तो लॉसेज प्री स्ट्रेस इन फ्रिक्शन, ऐसे पीएल लिख दे रहा हूँ। इससे क्या, जो आपका इनिशियल में लगा माइनस इन दोनों के इफेक्ट के कारण जो लॉस आ रहा है, मतलब पी एक्स, इन दोनों का माइनस करेंगे, तो ये दोनों इफेक्ट आपस में कंबाइन होके ऐसा कुछ बनते हैं, पी नॉट माइनस, अब ये दोनों जब जोड़ोगे तो ऐसा बनते हैं, देखो पी नॉट माइनस पी नॉट ब्रेकेट में के एक्स प्लस में म्यू अल्फा। अब ये कैसे आया, इसे सॉल्व करिए मत, वो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक, बस इतना जानो, इन दोनों को एक साथ मैंने जोड़ा, मतलब दोनों इफेक्ट को, तो ये वैल्यू आई कितना, पी नॉट माइनस पी नॉट ब्रेकेट में के एक्स प्लस म्यू अल्फा, ये म्यू है, यू मत लिखिएगा। ठीक, उसके बाद देखोगे इसको जब ब्रेकेट खोलोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया और ये प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट आपको क्या वैल्यू मिलेगी, क्या दिख रहा है, बस यही मिला, ये प्लस में हो गया, मतलब डायरेक्ट में वैल्यू पी नॉट ब्रेकेट में के एक्स प्लस म्यू अल्फा, ये आपका लॉस हो गया पी एल। यही अच्छा है, तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखने ना, ये आपका मेन फॉर्मूला है, यहाँ लिख लो पी एल क्या है, नहीं तो बाद में डाउट हो। ये पी एल आपका होता है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू किसकी वजह से, आपका फ्रिक्शन की वजह से,
ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, और यहाँ लिखना चाहिए म्यू की वैल्यू होती है जो जनरली हम लेके चलते हैं, ऐसे लिख लो। म्यू क्या लिखवाया था आपका, यहीं लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट और जो फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू जो जनरली हम लेके चलेंगे 0.3 लेके चलेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब की बात है। ओके, की वैल्यू तो आपको मालूम चल गई, अल्फा तो आप अल्फा भी देखो, अभी मैं कंडीशन निकाल दे रहा हूँ कि एक्स और अल्फा क्या लेके चलोगे। देखो, जब आप एक साइड से टेंशन मतलब या आपको जैकिंग आप जो है एक एंड पे कर रहे हो, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसका मतलब समझ रहे हो, एक चलो फिगर बना दे रहा हूँ मैं। जैसे देखो, अब ये आपका कोई प्रीस्ट्रेस बीम था, इसमें आपने क्या डक्ट ऐसे प्रोवाइड किए थे। ठीक, और अब आप क्या कर रहे हो, इसमें प्रीस्ट्रेस टेंडन वायर ऐसे लगा रहे हो। अब अगर आप जैकिंग जैकिंग जैसे एंकरेज या जैकिंग बोलो, एक ही एंड पे किए हो, किसी एक एंड पे करके आप प्री और दूसरे को ऐसे फिक्स कर दिए, तब टेंडनिंग कर रहे हो, तो वहां एक्स बराबर जो मैक्सिमम मतलब प्री स्ट्रेस आपको लॉस देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर, एक ही एंड पे, मतलब एक्स बराबर एल डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ लिख लो पहली कंडीशन, अगर आप जैकिंग बोलो या एंकरिंग बोलो, कहाँ कर रहे हो, एक एंड से, फ्रॉम वन एंड। ठीक, एक एंड से कर रहे हो, तो वहाँ आपका एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, एल होता है। सेम ऐसे आपने ये सेकंड केस ले लो, आप यहाँ पर डक्ट ऐसे प्रोवाइड किए थे, मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ, सही स्पीकर बनाना। ठीक, तो यहाँ पर अब आप टेंडनिंग कर रहे हो दोनों साइड पे, मतलब जैकिंग कर दिए, तब वहाँ पर क्या होगा, बी केस मैंने क्या लिया कि जैकिंग जो है कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम बोथ एंड से, बोथ एंड से। ठीक, तो वहां x बराबर क्या होता है, L/2 होता है। ठीक, क्लियर है ना, सिंपल। और ये भी लिखना हो तो लिख लो कि यहाँ पर जो ये ग्रेडियंट का इफेक्ट आता है डायरेक्ट ऐसे कि थीटा मतलब ग्रेडियंट, अब इसे थीटा से ही डिनोट करते हैं, जो ग्रेडियंट आया जैसे मैंने अल्फा दिखाया था ना, ऐसे बोल दो या अल्फा से, तो इसका जब आप एक एंड से जैकिंग करते हो तो वहां वैल्यू होती है 4E/L, ये होता है। और ऐसे अगर दोनों एंड से कर रहे हो तो यहाँ अल्फा बोल दो या थीटा ही बोल दो, तो वो कितना मतलब ग्रेडियंट आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री आता है। ठीक, क्लियर ना, ऐसे लिख दोनों वैल्यू यहाँ। ओके, तो यहाँ आपका यूनिट खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन है, इसको भी करा दे रहा हूँ। ठीक, समझ में आया ना यहाँ तक। चल, एक क्वेश्चन जो आपका जैसे आपका प्रीवियस ईयर में आया था उसी तरह है, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्या है, यहाँ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन दिया है, यहीं आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो उससे भी थोड़ा आसान है, लेकिन वही प्रोसीजर पूरा है। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा करते हैं। ओके, उसके बाद आज आपका ये यूनिट खत्म। क्या लिखा है, अ प्री स्ट्रेस रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ साइज इतना, मतलब वही बीम की साइज इतना दिया है। चलो लिखते चलते हैं कि आपको दिया है बीम का साइज कितना दिया है, 150 गुड़े 450 mm। एरिया निकाल ले हैं, चलो एरिया निकाल दे रहे हैं, तो एरिया आपका 150 गुड़े 450, ये आपका आ जाएगा 67500 mm², इतना आ गया। इसको प्री स्ट्रेस कर रहे हैं किसके द्वारा, 5 वायर्स, मतलब और भी कितने, 6 mm डाया के। तो यहाँ बोल दोगे नंबर ऑफ वायर, आपके नंबर ऑफ वायर कितने हैं, 5 है, 5 नंबर ऑफ वायर है ऑफ 6 mm डाया के। ठीक, इतने आपके वायर है। ओके, लोकेटेड एट इसेंट्रिसिटी ऑफ 45 mm, मतलब इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू दी है कितना, 45 mm। ओके, उसके बाद लिखा है इनिशियल जो प्री स्ट्रेस था टेंडन वायर पे कितना है, 1350 न्यूटन, मतलब इनिशियल सिग्मा आपको दे दिया है कितना है, 1350 न्यूटन पर mm², ये इनिशियल प्री स्ट्रेस दिया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन द स्टील ड्यू टू क्रीप की वजह से। अब क्रीप वाला ही पूछा था तो वही मैंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक, जिसमें ईएस दे दिया है, ईसी दे दिया, आपकी बार ईसी आपको निकालना नहीं, ईसी दे दिया है। ठीक, और उसके बाद एक चीज और दिया है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अब ये क्या होता है अभी मैं लास्ट में एकदम बताऊंगा। ठीक, तो ये इतना, ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन दिया है, और क्रीप कोफिशिएंट इतना 1.6 दिया है। ठीक, चलो तो अब सीधे सोल्यूशन करते हैं। अब आप ही लोग बताओ कि क्रीप के कारण लॉस के, मैंने जब पढ़ाया था तो क्रीप की वजह से लॉस में क्या फॉर्मूला बताया था। ऐसे यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। उसके लिए मैंने क्या बताया था, तो आप लोग बोलोगे
आपने लिखाया था डेल्टा सिग्मा बराबर एम इंटू एफ सी इंटू थीटा, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो मुझे एक एक चीज निकालना है, पहले एम निकालना है। तो एम यहाँ इजिली निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ई एस ई सी मालूम ही है। ठीक, तो पहला मैं निकाल ले रहा हूँ एम, जिसे मैं बोलता हूँ मॉडुलर मॉडुलर रेशियो। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे एम बराबर होता है ई एस अपॉन ई सी। ठीक, जिसमें ई एस की वैल्यू दी है 210 किलो न्यूटन और ई सी की दी है 35 किलो न्यूटन। तो यहाँ रख दो 210, दोनों किलो न्यूटन में है, ऐसे तो सेम ही रहने दो। ठीक, तो यहाँ 210 डिवाइडेड बाई 35, तो ये आपका आ गया 6, मतलब मॉडुलर रेशियो का मान 6 आ गया। पहला काम तो हो गया। अब थीटा तो मालूम है, मेन बचा एफ सी। अब यहाँ लिख दो, देखो सेकंड यहाँ हमें मालूम है थीटा, ऐसे लिख दो। थीटा की वैल्यू कितने है? क्रीप कोफिशिएंट 1.6 है। अब हमारा सेकंड बचा बस एफ सी। अब मैंने बताया था कि यहाँ एफ सी आपका जब भी इसेंट्रिसिटी आ जाएगा तो दो इफेक्ट आएगा, एक आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स और एक आपका इसेंट्रिसिटी के कारण, मतलब मोमेंट की वजह से आएगा। ठीक, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ फॉर्मूला भी लिखने चाहो ऐसे लिख लो कि ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया पी बाई ए प्लस आपका मूवमेंट की वजह से। तो मैंने सॉल्व करके पूरा बताया था कैसे, P अपॉन आई इंटू एक बार फिर E यहाँ मल्टीप्लाई करके, और बोला Y को मैंने बोला था E एज्यूम करके चलना। ठीक, इसे E लिखवाया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दिया था। तो डायरेक्ट यही दोनों, फिर बाद में मैंने एक एक करके जोड़ा था। अब डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सिंपल है ना। चलो, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, एफ सी बराबर P बाई ए प्लस में P अपॉन आई इंटू ई स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला बनाना चाहो तो फॉर्मूला भी बना देना। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो पहले हमें पी निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया है? स्ट्रेस दिया है, तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। चलो फोर्स निकालते हैं पहले। तो कैसे निकाल सकते हो फोर्स? आप बोलोगे स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमें पी चाहिए, तो पी कैसे निकाल सकते हैं? तो पी इसको इधर भेज दो, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया कर दे रहे हैं। स्ट्रेस की वैल्यू मतलब इनिशियल स्ट्रेस हमें मालूम है कितना है, 1350 था। एक सेकंड देख ले, हाँ 1350 था। तो यहाँ रख दो इसको, 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। हाँ ठीक, इतना है। और एरिया भी हमने निकाल लिया है। एरिया, अब यहाँ देखो ध्यान देना, एरिया ये मतलब आना बीम वाला, यहाँ आपको टेंडन का वायर पूरा दिया है, कितना नंबर ऑफ वायर, मतलब टेंडन की वजह से फोर्स आएगा ना, तो वो कितना दिया है? 5 दिया था। एक सेकंड देख लो, 5 mm, मतलब सॉरी 5 mm लिखा हूँ, 5 नंबर ऑफ बार दिए विथ 6 mm डायरेक्ट। मतलब आप एरिया ऐसे लिखोगे, 5 नंबर ऑफ बार है और प्रत्येक का एरिया कितना होगा? π/4 और डाया कितना? 6 का स्क्वायर। इस तरह निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पहले π/4 इंटू 6 का स्क्वायर कर देना, ये आ गया। उसके बाद एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1350। ठीक, ये कितना आ गया? 190, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 190/851.75, इतना न्यूटन आ गया। इसको किलो न्यूटन में बदल दो, डिवाइडेड बाई 1000 से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आपका आ गया फोर्स 190.85 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमने फोर्स भी निकाल लिया। ठीक, चलो अब जो लोग पहला क्वेश्चन नहीं, जो मतलब इसके पहले कराए वो नहीं ध्यान से देखे होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, मैं क्योंकि उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ एफ सी बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो सारी वैल्यू चलो पहले निकाल ले जो हमें मालूम। अब देखो एरिया हमें मालूम है, एरिया हमने यहीं सॉल्व कर दिया था, क्या आया था? 67। अब यहाँ बीम का एरिया लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ एरिया कितना आ गया? 67500 बस यही है ना, 67500 mm स्क्वायर एरिया हो गया। और क्या चाहिए? आई चाहिए, तो आई निकाल लेते हैं। आई कैसे निकलेगा? BD³/12 करके, BD³/12। तो बी आपका कितना है? यहाँ बी की वैल्यू थी, एक सेकेंड, 150 और डी था 450 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका आई भी निकल जाएगा। देखो कितना आएगा, 150 इंटू 450 का क्यूब। ठीक, ये इतना आ गया, इसको डिवाइड कर दो 12 से। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, कितना? 1139062 इतना आया। ठीक, अब सारी वैल्यू मालूम है, रख दो। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी बनवा दिया, क्या? एफ सी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया प्लस में आपका P/I इंटू ई का स्क्वायर। देखो यही बनवाया ना, P/A प्लस P है। समझ रहे हैं? ये डायरेक्ट स्ट्रेस जो मैं एक एक करके निकाला था, ये डायरेक्ट स्ट्रेस, ये मोमेंट की वजह से, तो दोनों को एक साथ मैंने जोड़ दिया,
पीछे वाला क्वेश्चन याद करिएगा। ओके, तो वही क्वेश्चन ही है, वही मतलब है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक, चलो, तो पी की वैल्यू हमने कितना निकाला, 190.85, जो कि किलो न्यूटन में तो न्यूटन में बदल ले रहे हैं, 10⁻³ और एरिया कितना है, एरिया हमारा है 67,500 प्लस फोर्स हमारा फिर से वही 190.85 पॉइंट है 85 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आई आया 1139662500 इंटू इसेंट्रिसिटी आपको कितना शायद 45 था, 45 है। ठीक, तो यहाँ 45 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, एक एक करके सॉल्व कर देना। देखो ये आपका आ गया 190.85 इंटू 1000 और नीचे आ जाएगा 67,500। ठीक, मतलब यहाँ आ गया 2.83 लिख दे रहा हूँ। ओके, समझ आ रहा ना, ये देखो 2.827 है, मैंने 83 लेके चल गए और ये लिखवा दे रहा हूँ, ये इधर आया 190.85 इंटू 10⁻³ और इंटू ये नीचे इंटू 45 का स्क्वायर। अब ये नीचे आएगा 1139662500। ठीक, तो ये वैल्यू आई 0.39, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं 0.34 लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो मतलब इसे सॉल्व करोगे तो एफ सी आपका डायरेक्ट आया, एफ सी की वैल्यू कितना आ गया, दोनों जोड़ लो, 2.83 प्लस 0.34, तो मतलब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3.17 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपका टोटल फोर्स आ गया एफ सी। ठीक, अब आप फाइनली लॉसेस निकाल सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख दो, सो फाइनली losses of pre-stress due to creep of concrete। ठीक, तो कैसे, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू एम इंटू एफ सी इंटू थीटा। तो एम का मान कितना था, देखो एम आपका आया था 6 और एफ सी हमने निकाला 3.17 और थीटा कितना निकाला, थीटा हमारा तो दिया था कितना 1.6। तो ये आपका आ गया लॉसेस, कितना आया देखो कर लो, 6 इंटू 3.17 इंटू 1.6, ओहो ये गलत था, 6 इंटू 3.17 इंटू 1.6, ये आपका आ गया 30.432 इतना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल लॉस सिग्मा। ठीक, अब मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगा ये क्या दिया है। ठीक, अल्टीमेट क्रीप, क्या दिया था, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ। अब ये एक मेथड होता है, डायरेक्ट आपको बस क्या करना है, देखो यहाँ लिख लेना, अगर ये बोलेगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बहुत रेयर का चांस है देने, मैंने बस उठा दिया है क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ बस लिखना अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड। ठीक, इसमें तो बस आपको अब पूरी थ्योरी लिखना, लॉस ऑफ, चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ लिखना लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप स्ट्रेन की वजह से, ऐसे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेन, तो इसे कैसे निकालते हैं, बस डेल्टा सिग्मा इक्वल टू, अब इसे बोला जाता है एफ साइलन आपका यही ई सी। ठीक, ऐसे लिख दो, ई सी बोल दो या अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन बोल दो, इंटू आपका क्या एफ सी इंटू ई एस, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एफ सी क्या है जो आपका आया कितना, देखो यहाँ देखो एफ साइलन ई सी के स्थान पे यही आपको वैल्यू रखनी है, यही आपका होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। कितना आया है 41, देखो लिख देना 41 इंटू 10⁻⁻6 ये था, और एफ सी हमने कितना निकाला 3.17, ये एफ सी निकाला। और ई सी आपको दिया था, ई सी बोल रहा हूँ, ई एस है, ई एस कितना दिया था 210 मेरे ख्याल से था कितना, हाँ 210 किलो न्यूटन पर। ठीक, तो यहाँ हो गया 210 इंटू 10⁻3, बस यही सॉल्व कर लो, आपका लॉसेस आ गया, कितना आ गया 41 इंटू 10⁻⁻6, नीचे आओगे ये 3.17 इंटू 210 इंटू 10⁻3। ठीक, तो ये आपका आ गया कितना 27.29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की वजह से लॉस आ जाएगा। ठीक, बस यही थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। ओके,
चलो, तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, तो आज आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है। अब हम कल से पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 5। ठीक, उसमें क्या वाटर टैंक की डिजाइनिंग पढ़नी है, थोड़ा उसको स्लोली पढ़ेंगे। कई लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से 1 शॉट में ख़त्म कर दीजिए, ऐसे नहीं होता। ठीक, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।